Hello students, welcome back to my channel Biology Map. Today our topic is nucleus. तो आज हम सेल न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में इसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। तो दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियस इज लार्जेस्ट एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट ऑफ सेल which contains all the genetic information to control morphology, function and heredity. तो जहाँ तक न्यूक्लियस की बात है, ये एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट माना जाता है, यानी जितनी भी ऑर्गेनेलीज सेल में है वो तो साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं, मगर सबसे ज़्यादा बड़ा जो मतलब सेल में कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियस। इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी डीएनए की बात हो रही है यहाँ इसमें एक ऐसा मटेरियल होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिससे हेरिडिटी यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो या कोई फंक्शन, वो इसी पे निर्भर है। तो न्यूक्लियस को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रिंसिपल हाउस ऑफ सेल, कंट्रोल हाउस ऑफ सेल, डायरेक्टर ऑफ सेल, हार्ट ऑफ सेल या मास्टर ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। ये 5 नाम जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये न्यूक्लियस को ही कहा जाता है, ये न्यूक्लियस के ही नाम है। यूजुअली सेल कंटेन्स सिंगल न्यूक्लियस आर रेफर्ड टू एज यूनिन्यूक्लियेट सेल, but some contains 2 or binucleate, whereas some contains more than 2 are referred to as multinucleate cells. अगर जनरल सेल्स की बात करेंगे तो बहुत सारे सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है। जिनमें एक न्यूक्लियस होता है उनको यूनिन्यूक्लिएट सेल के नाम से जाना जाता है, मगर कुछ ऐसी सेल्स भी है जिनमें 2 भी होते हैं और 2 से ज़्यादा भी होते हैं। जिनमें 2 न्यूक्लियस होते हैं उनको बाइन्यूक्लिएट सेल बोलते हैं या मल्टीन्यूक्लिएट सेल भी कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस जो होता है, कुछ सेल्स में ये होता है फिर बाद में उसको लॉस कर देते हैं। जैसे न्यूक्लियस इज लॉस्ट सेकेंडरी इन फ्लोएम सीव ट्यूब सेल्स एंड आरबीसीज ऑफ मैमल्स। तो यहाँ पर 2 सेल्स की मैंने बात की है। न्यूक्लियस जो है ये प्राइमरी स्टेज में होता ही होता है, यानी यहाँ पर 2 सेल्स की मैंने बात की, मैं इन 2 की बात करूँगा। तो इनमें प्राइमरी स्टेज जब ये बनती है ये सेल्स, तो इनमें होता है। जब ये मैच्योर पे स्टेज पे आती है तो ये लॉस्ट करते हैं न्यूक्लियस को। उनमें से मैंने सीव ट्यूब सेल की बात की और आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की बात की। सीव ट्यूब सेल एक ऐसी सेल है, ये फ्लोएम यानी जो कम्प्लेक्स परमेंट टिश्यू है होता है प्लांट्स में, जाइलम और फ्लोएम जो फूड कैरी करता है, तो उस फ्लोएम में 4 किस्म की सेल्स होती है और एक सेल उनमें है सीव ट्यूब सेल भी। इस सीव ट्यूब सेल में सेकेंडरी स्टेज में न्यूक्लियस नहीं रहता। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, ये जो न्यूक्लियस होता है 10वें नंबर पे, मतलब सेल में अगर आप देखोगे तो 10 हिस्सों में अगर आप बांटोगे तो एक हिस्सा न्यूक्लियस ही पकड़ लेता है। अगर सेल में 20 कंपोनेंट्स है तो एक हिस्सा तो सेल ही पकड़ लेता है। तो उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर है इसका। इन जिन चीज़ों की मैंने यहाँ पर जिक्र की है, हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये है यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर एनवेलोप की बात की है यहाँ पर। आउटर और इनर यानी बाहर का भी अंदर का भी, ये मैं आगे भी बताऊंगा आपको थ्योरी में। यहाँ पर थोड़ा सा आप ये डायग्राम पे गौर कीजिए। उसके बाद मैंने बीच का ये हिस्सा बोला, वो है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस एक फ्लूइड स्ट्रक्चर, फ्लूइड में है ये, तो इसको न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा आगे ये भी है सेल न्यूक्लियस। इसमें भी मैंने बता दिया सेल एनवेलोप के बारे में, लैमेला के बारे में, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस और राइबोसोम्स के बारे में या न्यूक्लियर पोल। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अगर कंपोजिशन की बात करेंगे न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस किन चीज़ों का कंपोजिशन है इसमें, ये अगर पहले नज़र डालेंगे, डीएनए जो है वो 9 से 12% का इसमें होता है, 9 to 12%। आरएनए की बात करेंगे 5%, लिपिड्स 3%, प्रोटीन्स 80%,
तो और मेटेलिक आयन्स जो होते हैं वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम, फास्फोरस, आयरन एंड पोटेशियम। ये कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिन जिन जिनसे न्यूक्लियस का कंपोजिशन बनता है। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस में मतलब 4 कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर मेनली 4 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन? सबसे पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, या इनको कैरियोथीका के नाम से भी जाना जाता है, यानी आउटर कवरिंग जो न्यूक्लियस की होती है वो 2 होती है, ये उनकी बात हो रही है। उसके बाद इस न्यूक्लियर एनवलप के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, या उसको न्यूक्लियर सैप भी के नाम से भी जाना जाता है, या कैरियोलिफ के भी नाम से जाना जाता है। तो हो गई दूसरा कंपोनेंट। तीसरा, इसमें एक फाइब्रस मटेरियल होता है, उसको क्रोमेटिन मटेरियल के नाम से जानते हैं। और हो गए तीसरा। चौथा कौन सा है? ये है एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट, ये भी है, तो इसको न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। हर किसी कंपोनेंट की एक अपनी अपनी खूबी है, अपनी खसूसियत है। हम उसको एक एक करके देखेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अगली स्लाइड पे। ये है पहला, वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम कैरियोथीका के नाम से भी जानते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स टुगेदर रेफर्ड टू एज न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियस जो है इसके ऊपर 2 तह यानी 2 लेयर्स होते हैं, 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर और इनर। इसी को न्यूक्लियर एनवलप कहा जाता है। द 2 मेम्ब्रेन्स आर डिजिग्नेटेड एज आउटर एंड इनर। तो दोनों को, एक तो बाहर का है, बाहर की लेयर, और दूसरी अंदर वाली, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स। तो इन 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान द स्पेस लाइज बिटवीन 2 मेम्ब्रेन्स आर रेफर्ड टू एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ पर जो ये 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनके दरमियान थोड़ी सी गैप रहती है, स्पेस रहती है, तो उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस के नाम से जाना जाता है, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस उसको कहा जाता है। This nuclear membrane separates the nuclear content from the cytoplasm। जहाँ तक न्यूक्लियस यानी ये एक पार्ट है सेल का, और सेल के अंदर अगर सेल में देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बाहर से सेल का, उसके अंदर रहता है साइटोप्लाज्म, मगर उसी साइटोप्लाज्म में होता है न्यूक्लियस भी। अगर न्यूक्लियस को देखेंगे तो बाहर से मेम्ब्रेन इसके भी, और अंदर से न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के दरमियान होता है न्यूक्लियर एनवलप, जो एक अलग ही एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। यानी सेल के अंदर फ्लूइड, आप समझ लीजिए ऐसे, पहले साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को आपस में अलग करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक खसूसियत है, एक खूबी है, जो इन 2 फ्लूइड्स को अलग अलग सेपरेट करता है या अलग अलग रखता है। इस मेम्ब्रेन की और एक खूबी है, इट इज परफोरेटेड बाय न्यूमरस माइन्यूट सर्कुलर पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स फॉर मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट। तो इस मेम्ब्रेन पे, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। और इन न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या होता है? ये मटेरियल को आने जाने में हेल्प करता है। तो मूवमेंट जो होती है मटेरियल की इन एंड आउट, वो इसी रास्ते से होती है। इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स के नाम से जाना जाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं ये। उसके आगे थोड़ा बढ़ेंगे। उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियोप्लाज्म ये क्रिस्टलाइन फ्लूइड होता है, जेली टाइप होता है फ्लूइड, क्लियर होता है। इसका पीएच यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस की अगर देखेंगे वो है 7.4। तो ये आता है अल्कलाइन स्टेज पे,
और समझ लो कि बेसिक स्टेज पे ही आता है। ये एसिडिक बिल्कुल भी नहीं होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसमें कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, या मेटेलिक आयन्स, जो मैंने पहले भी आपको बताई कौन कौन सी मेटल आयन्स। उसकी वजह से क्या होता है, सिंथेसिस यानी बनना शुरू करता है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स बोली तो डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड्स के नाम से जानते हैं, और राइबोसोमल सब यूनिट। उसके आगे न्यूक्लियोप्लाज्म के आगे और एक पार्ट है सेल का ही, सॉरी न्यूक्लियस का। सेल का तो है ही, ये न्यूक्लियस तो सेल का भी है, बट न्यूक्लियोलस जो है ये तो पार्ट माना जाता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियोलस राउंडेड बॉडी है, तो राउंडेड है ये, मेम्ब्रेन लेस भी है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता। तो ये न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में ये होता है। तो न्यूक्लियोलस की यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे। न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियोलस को कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। तो जो राइबोसोम्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, बनना होता है, और उसको यही न्यूक्लियोलस बना के देता है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर मतलब मैं तो शायद भूल ही गया ये लिखना, तो आप इस चीज़ को लिखेंगे। उसके आगे इट इज़ रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं और आरएनए भी। द नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। कुछ सेल्स में एक ही न्यूक्लियोलस होता है और कुछ में बहुत सारे। इसको पहले डिस्क्राइब किया या डिस्कवर्ड किया, पहले इसको दरियाफ्त करने वाला इंसान जो है वो है फॉन्टाना। फॉन्टाना ने इसको डिस्कवर किया, और उसके बाद वाज़िह तौर से जिसने डिस्क्राइब किया उसका नाम है वैगनर। वैगनर के बाद इस न्यूक्लियोलस को नाम देने वाला इंसान है बॉमन। तो बॉमन ने ही टर्म न्यूक्लियोलस की थी। तो और यहाँ पर मैं एक पॉइंट मेंशन करता हूँ कि ये आप याद रखेंगे, इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स के नाम से जाना जाता है। ये मैं लिखूंगा भी यहाँ पर। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है मटेरियल, एक्चुअली ये है क्रोमैटिन मटेरियल। सॉरी, यहाँ पर हो गया है मटेरियल, तो इसको मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ क्रोमैटिन मटेरियल। तो क्रोमैटिन मटेरियल की अगर हम बात करेंगे, इट इज़ नेटवर्क ऑफ डीएनपी। डीएनपी बोली तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। तो इस क्रोमैटिन जो जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में ही होता है, इसमें ये एक फाइब्रस मटेरियल होता है जिनसे क्रोमोसोम बनता है। शॉर्ट में आप इतना याद रखेंगे, इसी से क्रोमोसोम बनता है। इट इज़ नेटवर्क ऑफ डीएनपी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। और इसमें क्या होता है, एंड हैज़ डीएनए आरएनए प्रोटीन्स एंड मेटल आयन्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, डीएनए आरएनए प्रोटीन्स और मेटल आयन्स। इस क्रोमैटिन की जो टर्म है, वाल्टर फ्लेमिंग एक ऐसा साइंटिस्ट आया था 1879 में, उसने इस टर्म क्रोमैटिन का इस्तेमाल किया। क्रोमैटिन टर्म उसी ने दी, वाल्टर फ्लेमिंग ने ही 1879 में ये टर्म दी क्रोमैटिन। क्रोमैटिन फाइबर्स फॉर्म क्रोमोसोम्स, यानी मैंने पहले भी बता दिया आपको, क्रोमैटिन जो है ये इसी से क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो क्रोमोसोम्स को आप जानते ही हो,
क्रोमोसोम्स आर फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाइल एज इट इज डीएनए इज केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी मैंने आपसे बता दिया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, सॉरी, जो डीएनए होता है, मैंने पहले ही पॉइंट पे आपको बता दिया कि वही हेरिडिटी का एक यूनिट है, यानी करेक्टर जो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, डीएनए का ही हाथ समझ लो उसके पीछे होता है। इसके अलावा हमें डीएनए भी अलग से पढ़ना पड़ेगा और क्रोमोसोम्स भी पढ़ने पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलेंगे और एक टॉपिक में जो कि सेल से ही रिलेटेड है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल उसको देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना, लाइक करना। बाकी शुक्रिया।